अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वेलकम बैक। चैप्टर 18 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास 18.5। इसके अंदर हम सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रेपरेशन को स्टडी करेंगे कि कितने मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के। ठीक है, हर एक मेथड के अंदर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है। सही है, हम ये सारा कुछ आज के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो यस, टॉपिक इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि चैप्टर के कंटेंट का हिस्सा है तो हमें कवर तो सब कुछ करना पड़ेगा, रिस्क नहीं लेंगे हम कुछ भी। सही है, तो आई होप आपने लास्ट जो 2-3 लेक्चर्स है वो ले लिए होंगे। उसी के अंदर हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो गया। डन है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। देखो, आपकी बुक के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के दो तरीके बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके, या आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसको रेड कलर के एरो से बताया हुआ है। रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड विद वाटर सॉल्युबल बेस। सॉल्ट तो बनता ही एसिड और बेस के रिएक्शन से है। ठीक है, लेकिन एसिड आपने कौन सा लेना है जो कि वाटर सॉल्युबल हो, और बेस भी कौन सी लेनी है जो वाटर सॉल्युबल हो। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, टोटल कितने तरीके हैं? दो। एमसीक्यू आ गया तो आपने करना है टू पे टिक। ठीक है, हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, तो आपने बताना है कि देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, और उन दोनों के नाम क्या हैं? रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड विद वाटर सॉल्युबल बेस, और दूसरा है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन इनसॉल्युबल बेस। ये दो हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स को एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मेथड को हम टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, टाइट्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ अ वाटर सॉल्युबल एसिड एंड अ वाटर सॉल्युबल बेस। वही जो हेडिंग है वैसी लिखी हुई है। ठीक है, इस मेथड को हम टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज टाइट्रेशन मेथड या डिफाइन टाइट्रेशन मेथड, तो आपने बस ये याद रखना है कि इसके अंदर जो एसिड और बेस इस्तेमाल होते हैं वो दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मतलब वो दोनों पानी के अंदर हल होते हैं और फिर उनका रिएक्शन करवाया जाता है। सही है, और एक जो है वो साथ में एग्जाम्पल दे देना इक्वेशन के तौर पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका रिएक्शन करवाएंगे। दोनों एक्वस एक्वस हालत के अंदर है। हमारे पास आ जाएगा पोटाशियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल दो, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो मैं सारा आपको स्टडी करवाता कि पूरे के पूरे स्टेप्स क्या हैं, पहले क्या काम होता है, बाद में क्या काम होता है। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए रखा जाता है, बट नाउ दैट्स नॉट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल फॉर अस। ठीक है, हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में से टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, मैं इसको जो है ना गो थ्रू करवा दूंगा, आपको रिव्यू दे दूंगा। यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कॉपर सल्फेट के बारे में। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फंजीसाइड बनाने के लिए, एज अ फंजीसाइड। अब ये होता क्या है फंजीसाइड? सुनो, फंजाइसाइड्स हर वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फंजाई की ग्रोथ को रोकने के लिए। जैसे अक्सर फसल उगाते हैं ना, हम किसान फसल उगाते हैं, तो फंजाई जो है उस फसल को तबाह करने की कोशिश करती है। ठीक है, उसको फसल को कम करने की कोशिश करती है। तो फसलों को जो है वो फंजाइसाइड दिया जाता है ताकि फसलों के अंदर फंजाई की पैदावार हो ही ना। ठीक है, जो फंजाई पौधों को डैमेज करती है ऐसा कुछ हो ही ना। सही है, और जो दूसरे सॉल्ट्स होते हैं उनको हम पानी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, और सॉफ्ट वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है जो हम पीते नहीं हैं। सही है, अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्ट्स इस्तेमाल होते हैं, और उन्हीं सॉल्ट्स की वो बात कर रहे हैं कि अदर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, और शीशा बनाने के लिए भी सॉल्ट्स का इस्तेमाल होता है। डन है, एक मेथड हमने कर लिया कवर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद इनसॉल्युबल बेस। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हमने पहले लेक्चर के अंदर भी की थी, यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन गिवन नहीं है, तो मैंने आप लोगों के लिए ना अलग से डेफिनेशन लिख दी है, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, और अगर ये इस चैप्टर के अंदर नहीं है तो किसी ना किसी चैप्टर के अंदर लाजमी ये डेफिनेशन होगी, और एक से ज़्यादा दफ़ा होगी, तो एक ही दफ़ा इसको लिख लो, अहम डेफिनेशन है। A neutralization reaction is a chemical process where an acid and base react to neutralize each other's properties, forming water and salts. ठीक है, वही है सॉल्ट कैसे बनता है। एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोनों के रिएक्शन के नतीजे में एक सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ पानी बन जाता है।
सही है। तो जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और पानी पैदा करेंगे, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। दैट्स इट। अब अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एक एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तब सॉल्ट बनेगा, जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तब सॉल्ट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और मेथड है, ए सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तब भी सॉल्ट बन सकता है। ठीक है, ये की लाइन थी, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के लिए। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं कि जब हम एसिड को इनसॉल्युबल बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इस मेथड के अंदर क्या होता है। This method involves the mixing of selected acid with selected base or a metal with constant stirring to ensure that the acid has fully reacted with base or the metal. Stir करना होता है हिलाना, ठीक है। जो बीकर होता है उसके अंदर जो एसिड और बेस होते हैं उसको अच्छे से हिलाया जाता है ताकि ये बात यकीनी बनाई जा सके कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जो बेस है वो इनसॉल्युबल है, वो तो डिजॉल्व होगी नहीं, तो उसको कॉन्टीन्यूसली हमें स्टर करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है ताकि भाई एसर जो है वो अच्छे से रिएक्शन कर सके और हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट बन सके। ठीक है, जो याद करने वाले कॉन्सेप्ट्स की बातें हैं, ठीक है, वो सिर्फ यही हैं, बाकी जो है ना वो डिटेल के अंदर दिया हुआ है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन बट नॉट एज नेसेसरी फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। सही है, इसके अंदर आपके पास ये मेथड है, इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आप इसके साथ जो है वो अटैच कर सकते हो, तीनों में से कोई भी जो भी आपको ईजी लगे। डन है। उसके बाद हमारा जो है क्विक चेक है, दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से, इनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो जो है वो हमारे लास्ट प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करते हैं। विच सॉल्ट्स ऑफ बेरियम एंड कैल्शियम आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कौन से बेरियम और कैल्शियम जो है वो सॉल्युबल हैं। वो टेबल याद है आपको, ये वाला टेबल, बेरियम एंड एक और भी बताया था, सोडियम, सोडियम ही था या कुछ और था। खैर इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो बेरियम एंड कैल्शियम हमने बताना है कौन कौन से बेरियम और कौन कौन से कैल्शियम पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। तो पहले बेरियम का बता देते हैं, बेरियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों सॉल्युबल हैं। उसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड ये दोनों भी पानी के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। उसने फार्मूलाज पूछे तो नहीं है लेकिन साथ में मेंशन कर देते हैं ताकि नंबर कटने का कोई भी चांस ना रहे, एग्जामिनर के पास कोई जवाब ना हो कि वो नंबर कट कर सके। सही है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। देखो आज हमने दो मेथड्स पढ़े ना सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के। उनमें से पहला मेथड था जिसके अंदर टाइट्रेशन मेथड, जिसके अंदर हम एक्वस सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब एक्वस डिजॉल्व एसिड होता है और डिजॉल्व बेस होता है, इसका भी यही सीन है। तो बेरियम सल्फेट हम लेबोरेटरी में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एक्वस बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट इन दोनों को मिलाने से हमारे पास बन जाएगा बेरियम सल्फेट। मैंने इसके साथ जो है ना आपको इक्वेशन दे दी। ठीक है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट इन दोनों के मिलाने से बनता है हमारे पास बेरियम सल्फेट और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। सही है। तो यहाँ पर था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था क्योंकि चीज़ें जो थी वो इतनी ह्यूज नहीं थी। आपको अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इन्हीं में से आएगा, डोंट वरी। ठीक है, हर एक चीज़ याद करने की कोशिश नहीं करो, स्मार्ट वर्क यूज़ करो, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाओ। ठीक है, आपके पास इतनी तैयारी का टाइम नहीं होता पेपर से एक दिन पहले दो दिन पहले कि आप हर एक चीज़ को रट्टा लगाओ, रट्टा हमेशा भूल जाता है। मेरे इस चैनल का पर्पस यही है कि आपको जो है मैं बता सकूँ कि क्या चीज़ किस पे एफर्ट करनी है और किस पे एफर्ट नहीं करनी। ओके, सो डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क, दिस इज़ द मैसेज ऑफ डे, दिस इज़ द मैसेज ऑफ आवर चैनल इनफैक्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने एमसीक्यूज और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस अगर ऑलरेडी कर लिए हैं मेरे साथ टॉपिक के साथ साथ तो आपको ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट लेक्चर लेने की। अगर आपने नहीं किए तो येस ऑफ कोर्स आप जो है वो लेक्चर दोबारा ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।